चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एटम बम फोड़ा था और तब से लेकर के आज 10 दिन पूरे हो गए। इंतजार था कि चुनाव आयोग इसका जवाब कब देगा। चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा हम लोगों ने इत्मीनान से आराम से बैठ करके सुना। एक एक चीज इसमें से काट काट करके निकाली कि कहां पर वो क्या बोल रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको सनी देओल की बीच बीच में याद आएगी, आपको मोदी जी की याद आएगी कि अगर मोदी जी के भाषण के जिस तरीके से देने की कला है तो वो भाषण और कौन दे सकता है, वो भी। और इसके साथ साथ आप पुराने वाले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी याद करेंगे कि भाई इतना सब कुछ बोल दिया था तो शेरो शायरी भी कर देते। क्या क्या कहा है, मतलब मैं सुनाने लगूं तो आपको क्या क्या सुनाऊं। हो सकता है कि ये वीडियो काफी लंबी हो जाए, लेकिन अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, सीरियस जो आरोप लगाए थे, उन सीरियस आरोपों को किस तरीके से हंसी में या गुस्से में जो है वो बदल दिया गया। यानी वो सीरियसनेस नहीं दिखी जो चाहते थे देश की जनता जो चाहती थी कि वो कम से कम सीरियसनेस के साथ में जवाब दे। एक जगह तो पीसीए मुझे ऐसा लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञानेश कुमार उठ करके गदर के सन्नी देओल के तरीके से हैंडपंप उखाड़ करके मारने लग जाए, ऐसा भी लगा। मतलब वो इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने अल्टीमेट दे दिया राहुल गांधी को, कहा कि 7 दिनों का अल्टीमेट है, या तो सबूत दे या माफी मांगे, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। हल्फनामा मतलब दे या फिर माफी मांगे, तीसरा रास्ता नहीं है। ये इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप या इस तरह की चीजें वो नेता लोग करते हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी गलत है तो एक दिन का भी उनको समय क्यों दिया जाए? और फिर वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि 7 दिन के बाद हम उठा करके जेल में डलवा देंगे। वो 7 दिन के बाद कह रहे हैं कि आरोप निराधार अपने आप हो जाएंगे। मतलब कोई एक्शन लेने की बात भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि पत्रकारों ने आज बिल्कुल निराश नहीं किया। बहुत शानदार सवाल पूछे, लगभग तमाम पत्रकारों ने आज शानदार सवाल पूछे। वो बात अलग है कि कल अखबारों में या टीवी में वो पत्रकारों के सवाल नहीं लिए जाएंगे, लेकिन बहुत शानदार सवाल पूछे। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर लें। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं।
डायरेक्ट सवाल किए गए कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं तो क्या आप लीगल एक्शन लेंगे, डायरेक्ट सवाल, लेकिन जवाब नहीं। गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से सर। चुनाव आयोग लगातार क्लेरिफाई कर रहा है और कह रहे हैं सारे डाटा जो है सो मिसलीड करने वाले हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ मतदाता जोड़ा गया, वोटों का हेराफेरी लगातार किया जा रहा है। तो क्या इससे चुनाव आयोग की छवि धूमिल नहीं हो रही है? अगर धूमिल हो रही है तो आप लोग लीगल एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं ले रहे हैं? दूसरा, लगातार वोटर का जो है सो ट्रस्ट चुनाव आयोग पर इससे कम हो रहा है, तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? और जब जवाब देने की बारी आई तो कैसे जो है वो जलेबी घुमा दी राहुल गांधी पर जवाब देते समय पर। यहां पर आप देखिए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वो कौन सा ज्ञान लेकर के आ गए। वो कहने लगे कि भैया हम क्या करें, राहुल गांधी ने 1.5 लाख लोगों को लेकर के आरोप लगा दिया, तो हम 1.5 लाख लोगों को नोटिस दे दें, 1.5 लाख लोगों को हम कोर्ट में बुला लें, हम क्या करें। मतलब ऐसी बात बताई जा रही है, ऐसा जो है वो चीजें करके दिखाई जा रही है जैसे तो संभव ही नहीं है। मतलब क्या ही कहें। शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और इसके बाद में एक ऐसा तर्क चुनाव आयुक्त ने दिया जिसको देख करके आप अपना माथा पीट लेंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज कैसे दे दें, माता बहन हमारी वोट देने के लिए जाती है, उनकी सीसीटीवी फुटेज कैसे दे दें, कल को कोई भी सोशल मीडिया पर डाल देगा। अब सोशल मीडिया पर ही लोग चुनाव आयुक्त से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो बाथरूम में नहीं जा रही हैं, बाथरूम का सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं मांग रहा है, वो वोट देने के लिए जा रही है। कोई वोट देने के लिए जा रहा है तो उसका सीसीटीवी फुटेज अगर सामने आ भी जाएगा तो उसमें भला कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे करके वोटिंग की लाइन में खड़ा हूं, या मेरे घर में मेरी माता या कोई भी महिला वोट देने के लिए लाइन में खड़ी है, उसका अगर सीसीटीवी फुटेज आ जाएगा कि वो वोट देने के लिए यहां पर इस वक्त में लाइन में खड़ी है, इस बूथ पर खड़ी है, तो इसमें कौन सी आफत है। वो ऐसा तो नहीं है ना कि सीसीटीवी फुटेज बीजेपी का बटन दबाए, कांग्रेस का बटन दबाए, इसकी मांग रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया।
क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? और जो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में था कि भैया राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा, आप अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र क्यों नहीं मांग रहे हैं? इस छोटे से सवाल का जवाब देने की बजाय आप देखिए कि कितनी बड़ी जलेबी घुमा दी, क्या क्या नियम कायदे सब कुछ ले आए। मतलब पता था कि यह सवाल तो आएगा ही आएगा, इसलिए सारी खुदाई कर दी, सारे नियम कायदे कानून सब लेकर के आए थे। लेकिन उसके बावजूद क्या इस सवाल का जवाब मिल पाया कि राहुल गांधी से आपने शपथ पत्र मांगा तो अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र क्यों नहीं मांग रहे हैं? सवाल यही था और उसका जवाब देखिए आप कहां से घूम करके आया। एक और सवाल था कि जब इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है तो फिर भ्रम फैलाने वाली कोशिश पर आप कुछ लोगों से ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 दे दें और कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दे दें। इसका जवाब यह है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी एमएलए जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं। आपके राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स को भी यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो। लेकिन अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप इलेक्टर नहीं हैं, और अगर आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना। तो ग्रेडेड रिस्पांस के तहत अगर आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो आपके पास एकमात्र कानून में विकल्प है, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल संख्या 20, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज बी, जो ये कहता है कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। यह कानून शायद इस सदन में बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व का बना हुआ है और सबके लिए बराबरी तौर से लागू है। सवाल यह भी पूछा गया कि महाराष्ट्र में वोटर बढ़े, महाराष्ट्र में तकरीबन 1 करोड़ वोटर बढ़ गए, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और इस सवाल के जवाब में कैसे जो है वो ज्ञानेश कुमार वो एकदम से तमतमा उठे और कहा कि भाई आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? मतलब सवाल आप पर हो रहा है, सवाल का जवाब आपको देना है और आप कह रहे कि नहीं भैया तुम वहां क्यों नहीं गए, उसके लड़के ने इतने नंबर कम क्यों लेके आए। ये इस तरह के जवाब जो दिए जा रहे हैं, क्या इस तरह के जवाब वाकई जो है वो सही है?
ज्ञानेश कुमार साहब कुछ तो जो है वो तर्क के साथ में बात करते ना, और उसके बाद में जो आखिरी के घंटे में वोटिंग बढ़ती है, इसको लेकर के क्या कह रहे हैं सुनिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। और एक जवाब तो ऐसा दिया कि मैं भी जो है वो चकरा गया। जवाब जो है वो इस सवाल के जवाब में था कि सवाल ये था कि भाई कितने वोटर जो 00 नंबर पर आ रहे हैं, जिनका वोटर मकान नंबर जो 00 है, तो 00 मकान नंबर वाले लोग कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो सड़क के किनारे रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, जो बिजली के खंभे के नीचे रहते हैं। अब समझ में नहीं आता ये बिजली के खंभे के नीचे रहने वाले लोग वोट कब डालने के लिए जाते हैं? दोस्तों मैं ये बात कह सकता हूं, बिल्कुल इत्मीनान से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, करीब करीब 2 दशक हो गए हैं मैंने भी वोटिंग को देखते देखते, मतलब होश संभाला जब से, समझ लीजिए आप, मैंने कभी किसी बिजली के खंभे के नीचे रहने वाले यानी किसी भिखारी को मैंने वोट डालते हुए नहीं देखा है। मैंने वोटिंग लिस्ट में या जो वोटर की जो लाइन लगती है उसके अंदर जो लोग लगते हैं, मैंने ये देखा है कि हाँ ठीक ठाक लोग, पढ़े लिखे लोग या सभ्य लोग या वो लोग जिनका मकान है, अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कपड़े पहने हुए लोग, ऐसे लोग मैंने देखे। ऐसे लोग मैंने नहीं देखे कि हाथ में भीख का कटोरा है, जो लोग वो फुटपाथ पर खड़े होकर के मांगते हैं। मैं भिखारियों को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक समझाने के लिए एक बात आपको बता रहा हूं। तो ऐसे लोग क्या आपने देखे? अब वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं, और उन लोगों के साथ मैं चट्टान की तरह से खड़ा हूं। इसीलिए मुझे सन्नी देओल की याद आने लगी। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर यह कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता,
और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। और इसके बाद में एक ऐसी बात कही जिस बात पर तो सारे तर्क खत्म हो जाते हैं। ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि मतदान सूची अलग चीज है और रिजल्ट अलग चीज है। अब इस बात को आप जरा समझिए, मुझे भी समझाइए। क्या आप ये कह सकते हैं कि जो पेपर देने के लिए आप जाते हैं कहीं पर भी, 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, या किसी नौकरी के लिए कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो एग्जाम पेपर और रिजल्ट अलग अलग है? क्या आप इस बात को कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। उदाहरण समझिए आप। देखिए, आप जो आंसर की निकालते हैं वो आंसर की कैसे निकलती है? क्वेश्चन पेपर से ही तो आंसर की निकलती है कि क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछे गए थे, उनके जवाब ये है। तो आंसर सीट और क्वेश्चन पेपर वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ऐसे ही मतदान सूची और रिजल्ट वो कैसे अलग अलग हो सकता है? उस सवाल इस सेंस में पूछा गया था कि भैया जो आदमी यहां पर वोटर नहीं है, अगर वो फिर भी यहां पर उसका वोट बना हुआ है, वो वोट डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेगा ही करेगा। लेकिन इतनी सी बात को कैसे घुमा गए ज्ञानेश कुमार, जरा देखिए। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो, तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हो। अब एक और बड़ा जो है वो सवाल पूछा गया और सवाल ये था कि बिहार में आपने 65 लाख लोगों के नाम वो हटाए, तो उसमें आपने कहा कि 22 लाख लोग वो मर गए हैं। तो सवाल ये पूछा गया कि भाई अभी लोकसभा चुनाव हुआ था तो एक साल में 6 महीने के अंदर ही 22 लाख लोग मर गए, और इस पर क्या जवाब दिया है? इस पर जवाब में वो कह रहे हैं कि अभी नहीं मरे हैं, ये पहले से एसआईआर हुआ नहीं था, पहले के लोग हैं। तो इसका मतलब तो ज्ञानेश कुमार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 22 लाख लोगों के नाम पर जो लोकसभा के चुनाव में वोट डाले गए हैं, हो सकता है कि फिर वो भी इधर उधर हो। पहला ये था कि 6 महीनों में इतने मृत लोग कैसे पाए गए। शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुका था कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं हैं। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए, और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। अब इसके बाद में 2 सवाल वो रीडेबल सूची को लेकर के, यानी जो लगातार ये बात कही जा रही थी कि आप जो सूची दे रहे हैं, वोटरों की जो सूची दे रहे हैं, तो सूची वो दीजिए जो सर्चेबल हो, जिसमें नंबर डाल करके हम सर्च कर सकें। लेकिन आप रीडेबल दे रहे हैं, जिसको पढ़ सकते हैं, सर्च नहीं कर सकते। अब इसको लेकर के देखिए बहुत बड़ी बात कह गए चुनाव आयुक्त। कायदे से तो इनको कोर्ट में इस बात को लेकर के जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई आदमी किसी की मतदाता सूची निकाल करके उसमें हेरफेर कर सकता है और हो सकता है कि उसके बाद में वो मतदाता वोट ही ना डाल पाए। अब मैं समझना चाहता हूं कि किसी की मतदाता सूची अगर मान लीजिए कि कोई आदमी डाउनलोड कर लेता है, डाउनलोड करने के बाद में उसमें कुछ एडिट कर देता है, फोटो वोटो हटा देता है, उसका नाम वगैरह बदल देता है, तो क्या यह संभव है कि वो आदमी उसके एडिट करने की वजह से वोट नहीं डाल पाएगा? बिल्कुल संभव नहीं है। कोई आदमी डाउनलोड करके उसको अपने पास तो ले सकता है, लेकिन कोई आदमी ये कहे कि मैं एडिट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कर दूंगा, ये संभव ही नहीं है। मशीन रीडेबल मतदाता सूची और सर्चेबल मतदाता सूची, दोनों में हमें अंतर समझना होगा।
जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मशीन रीडेबल नहीं कहा जाता। मशीन रीडेबल के ऊपर मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और यह पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसलिए मशीन रीडेबल एक अलग चीज है। जो मशीन रीडेबल का अर्थ होता है कि आप उस इलेक्टोरल रोल को पढ़ भी सकते हैं। उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर पे वो सूची आ गई तो आप ये फोटो उठा के दूसरी जगह भी डाल सकते हैं। अगर आपने एक व्यक्ति की फोटो दूसरी जगह डाल दी और पलट दी तो वो व्यक्ति वोट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो वोट करने जाएगा तो उसका चेहरा नहीं मिलेगा। तो मशीन रीडेबल एक अलग चीज है, मशीन रीडेबल वर्जित है। तो उसको आप, ये चुनाव आयोग का अकेला फैसला नहीं है, ये चुनाव आयोग का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद है और 2019 से है। तो मशीन रीडेबल अलग चीज हो गई और एक लिस्ट को सर्च करना वो एक अलग विषय हो गया। और इसके बाद में जो अभी रीडेबल सूची को लेकर के इतना सारा ज्ञान दिया ज्ञानेश कुमार ने, इसको लेकर के खुद कह रहे हैं कि हमने तो चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में 56 घंटे में ही हमने लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी, यानी वेबसाइट पर डाल दी। तो भैया अब जो है वो क्या होगा, अब कितने लोगों के वोट वो जो है वो एडिट कर दिए जाएंगे, समझ से परे है। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम लोगों ने ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि हर जिले की अलग वेबसाइट बनाई जाए और हर जिले की वेबसाइट पर एपिक नंबर से सर्च होने वाली सूची रखी जाए। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 56 घंटों के अंदर चुनाव आयोग ने उसका अनुपालन किया है और हर जिले की वेबसाइट की सूची आप सबको जो फोल्डर दिया गया है उसमें है, आप भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया कि आपके बीएलओ जब गए जमीन पर, और ये कहा जा रहा था, बीच बीच में खबरें आ रही थी कि बहुत बांग्लादेशी मिले हैं, बहुत सारे नेपाली मिले हैं, पता नहीं कहां कहां के लोग मिले हैं, तो आपके बीएलओ को कितने लोग मिले? स्पेसिफिक सवाल था और इस सवाल का जवाब आप देखिए, जवाब ही नहीं है। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। और एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में कब होगा। और ये सवाल बहुत वाजिब है कि भाई आप बिहार में जब एसआईआर करवा रहे हैं, एसआईआर पर इतना जोर दे रहे हैं, तो बिहार बंगाल में अभी करवा लीजिए ताकि वहां पर समय मिल जाए वोटर को। लेकिन कह रहे हैं कि हम जब सोचेंगे तब सोचेंगे, हम जब तय करेंगे तब तय करेंगे। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। चुनाव आयुक्त साहब के नाम पर वाकई जो है वो ताली बजानी चाहिए। इससे पहले उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष हैं, हमारा कोई पक्ष नहीं है, हम तो समकक्ष हैं, ना हम सत्ता पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं, हम तो समकक्ष हैं, मतलब सबके हैं हम। गजब है, आप सबके हैं
तो सबके हैं, तो फिर बताइए ना कि राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर सबूत दो वरना माफी मांगो, और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर को लेकर के जलेबी घुमा गए। ये कैसा समकक्ष हुआ? बहरहाल ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पल्ला ऐसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मामला बहुत संगीन है और अब राहुल गांधी इस पर क्या जवाब देंगे, इस बात का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।